नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के बेहद चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत के फैसले के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के कई राज्यों में गूंज हुई थी। बता दें, अंकिता भंडारी श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली थी और एक बेहद सामान्य परिवार से थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वो नौकरी की तलाश में निकली थी। उसे ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी और उसके कुछ दिन बाद उसका शव मिला था। अंकिता भंडारी की मौत का मुद्दा बड़ा होने पर बीजेपी ने पार्टी नेता विनोद आर्य को निष्कासित कर दिया था। अंकिता के परिजनों का आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाया था और बात न मानने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। पुलकित आर्य अभी पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित है और वो इस मामले का मुख्य आरोपी बनाया गया था। आरोप लगे थे कि पुलकित ने अंकिता को एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने को कहा था। अंकिता ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की और कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जनता के बीच प्रचलित करने को कहा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पलटू राम नेताओं पर जोर देते हुए कहा कि चुनावों के समय कुछ नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं और बाद में वापस लौट आते हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं को चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी में उनकी प्रतिष्ठा को कम करती हैं। प्रधानमंत्री ने नेताओं से धैर्य रखने और पार्टी में सम्मान पाने के लिए निरंतर मेहनत करने का आग्रह किया। बता दें, बिहार में आगामी चुनावों में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों का गठबंधन और भाजपा जदयू गठबंधन आमने सामने होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है, कुर्मियों के बीच अपनी अपील के कारण वो भाजपा के बिहार चुनावी गणित में एक महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हाल ही में इंडोनेशिया में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने इसे एक बड़ी समस्या का अंत बताया, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर को भारत से अलग मानने की धारणा को बढ़ावा दे रही थी। खुर्शीद ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे कि 65% मतदान और एक निर्वाचित सरकार का गठन। उन्होंने इन विकासों को समृद्धि की दिशा में कदम बताया और उन्हें उलटने के किसी भी प्रयास का विरोध किया। वहीं सलमान खुर्शीद के बयान पर प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर के भारत से जुड़ने की बात थी, न कि उसे अलग करने की। यही बात भाजपा प्रचारित करती रही है और अब कांग्रेस के नेता भी यही बात दोहरा रहे हैं। भाजपा नेताओं अमित मालवीय और समित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने इन नेताओं पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों के नुकसान को लेकर सवाल उठाने के लिए पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। समित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस केवल दावा करती है कि वो राष्ट्र के साथ है, लेकिन उसके नेता लगातार सेना पर हमला करते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को सबूत गैंग कहकर संबोधित किया, जो बार बार भारत की सैन्य कार्रवाई के सबूत की मांग करते हैं। अमित मालवीय ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता व्हाट्सएप फॉरवर्ड, सोशल मीडिया अटकलों या अपनी कल्पना से खुफिया जानकारी प्राप्त करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने वास्तव में राफेल विमान को गिराया होता तो मलबा और सबूत होते, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बता दें, रेवंत रेड्डी ने एक रैली में पूछा था कि पाकिस्तान ने कितने राफेल विमानों को मार गिराया और युद्ध विराम की घोषणा से पहले सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाया था कि भारत ने कितने विमान खोए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में कोलंबिया सरकार की उस प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की थी। थरूर ने कहा कि आतंकवादियों और देश की रक्षा करने वालों के बीच कोई नैतिक समानता नहीं हो सकती। थरूर ने कहा कि हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिन्होंने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना जाहिर की, बजाय इसके कि वो आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाते। थरूर ने जोर देकर कहा कि भारत ने यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की थी और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन की जरूरत है। बता दें, थरूर इस समय एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों का दौरा कर रहा है। धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत राज्य सरकार ने 72,000 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स के निर्माण की योजना को मंजूरी दी। इसमें 58,532 आवासीय और 13,468 व्यावसायिक यूनिट्स शामिल हैं, जो पात्र निवासियों के पुनर्वास के लिए बनाई जाएंगी। ये परियोजना
251.24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं, जिसमें से 108.99 हेक्टेयर का उपयोग पुनर्वास के लिए किया जाएगा। हालांकि स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस योजना पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि धारावी में लगभग 1 लाख ग्राउंड फ्लोर संरचनाएं हैं जिनके निवासी पुनर्वास के पात्र हैं। इसके अलावा दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहने वाले 1.5 लाख से 2 लाख किराएदार भी हैं। अगर 72,000 यूनिट्स बनाई जा रही हैं तो बाकी निवासियों का क्या होगा? क्या सर्वेक्षण पूरा हो चुका है? निवासियों का आरोप है कि परियोजना में उनकी भागीदारी नहीं है और ये व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देती है। वो मांग कर रहे हैं कि सभी पात्र निवासियों को उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए और परियोजना की पारदर्शिता बढ़ाई जाए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस भारत चीन रूस यानी RIC त्रिपक्षीय वार्ता प्रारूप को पुनर्जीवित करने में वास्तव में रुचि रखता है। उन्होंने ये बयान हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया। बता दें, RIC यानी रशिया इंडिया चाइना एक त्रिपक्षीय संवाद मंच है जिसे 2002 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा विवादों के कारण इस प्रारूप की गतिविधियां धीमी हो गई थी और अब लावरोव ने जोर देकर कहा कि रूस इस प्रारूप को फिर से सक्रिय करना चाहता है ताकि तीनों देशों के बीच विश्वास बहाल हो सके और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। CRPF के एक जवान मोतीराम जाट पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगे। NIA ने उसे गिरफ्तार करने के साथ पूछताछ और जांच शुरू कर दी है। उसने पूछताछ में ये तक खुलासा किया है कि पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहलगाम हमले के मूवमेंट्स भी उसी ने पाकिस्तानी एजेंट्स को दी थी। उसने बताया कि पाकिस्तानी अफसर पत्रकार बनकर उससे जानकारी ले रहे थे। मोतीराम जाट पहलगाम में CRPF बटालियन में तैनात था और 22 अप्रैल की आतंकी घटना से महज 5 दिन पहले ही उसका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर से दिल्ली हो गया था। मामला NIA को सौंपने जाने से पहले मोतीराम जाट से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पूछताछ की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को एक अपीलीय अदालत ने अस्थायी तौर पर लागू रखे जाने का आदेश दे दिया है। अदालत ने कहा कि टैरिफ तभी तक लागू रहेंगे जब तक कि व्हाइट हाउस इस मामले में अदालत में अपनी अपील दायर नहीं कर देता। बताना होगा कि अमेरिका की US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने ट्रंप के लिबरेशन डे ट्रेड ऑर्डर्स को अमान्य करार दिया था और एक तरफा टैरिफ लगाने के उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए थे। अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट ने मैनहट्टन स्थित इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों के लिए बने अमेरिकी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया था कि व्हाइट हाउस का आपातकालीन कानून राष्ट्रपति ट्रंप को हर देश पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन अब उस आदेश पर रोक लग गई है। अपनी अपील में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि व्यापार मामलों के कोर्ट के फैसले से महीनों से चल रही व्यापार वार्ता के विफल होने का खतरा पैदा हो गया है। फेडरल अपील कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक ट्रंप प्रशासन फिलहाल सुनवाई चलने तक आयात कर वसूल जारी रख सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। ट्रंप के टैरिफ को एक अपीलीय अदालत ने अस्थायी तौर पर लागू रखे जाने का आदेश दिया। इसके बाद ट्रंप के मुख्य व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, प्रशासन ट्रेड कोर्ट के फैसले का जोरदार जवाब देगा और इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीटर नवारो ने कहा कि आप मान सकते हैं कि अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हम इसे किसी और तरीके से लागू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अरबपति उद्यमी एलन मस्क की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि दोनों शुक्रवार को ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ दिखाई देंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये उनका आखिरी दिन होगा, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हर तरह से हमारी मदद करेंगे। एलन शानदार हैं। बता दें, यह घटनाक्रम तब हुआ है जब एलन मस्क ने बड़ा फैसला लेते हुए खुद को ट्रंप प्रशासन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के लाहौर में एक रैली के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता सैफुल्लाह कसूरी ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। इस रैली में वो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, आतंकवादी साथियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से घिरा हुआ था। कसूरी ने गर्व से कहा कि हमले का आरोप लगने के बाद मैं और प्रसिद्ध हो गया हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं ताकि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकें। यह यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि महिलाओं को सिंदूर देना बंद करो, पहले अपनी पत्नी को सिंदूर दो। महिलाएं सिंदूर अपने पति से लेती हैं, आपसे नहीं। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर जैसे सांस्कृतिक मुद्दों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जुमला पार्टी के नेता हैं और झूठ फैलाकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव करवा लो, हम तैयार हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद परियोजनाओं में देरी पर चिंता जताई। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कई बार हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ही जानते हैं कि ये प्रणाली कभी नहीं आएगी। उन्होंने परियोजनाओं में देरी पर निराशा जताते हुए कहा कि समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है और कंपनियां ऐसा वादा ही क्यों करती हैं जो पूरा नहीं हो सकता। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है। तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी अभी तक रुकी हुई है। इसके लिए फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभी तक 83 विमानों में से एक भी विमान नहीं दिया गया है। शुरुआत में डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी। बता दें, देरी को लेकर पहले भी आपत्ति जता चुके हैं वायुसेना प्रमुख। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि जहां तक उत्पादन दरों का सवाल है, हम बहुत पीछे हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैक्सिको में इस रविवार को इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार देश में जज, मजिस्ट्रेट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को जनता चुनने जा रही है। इससे अदालतों को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन ये चुनाव जितना अनोखा है उतना ही विवादित भी। आलोचक कह रहे हैं कि इससे अदालतें राजनीतिक और आपराधिक दबाव में आ सकती हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक 66% मैक्सिकन लोग इस न्यायिक रिफॉर्म का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां और नागरिक समूह इसे लोकतंत्र का मजाक बता रहे हैं और बायकॉट की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब अगर जज भी जनता के वोट से चुनेंगे तो उन पर राजनीतिक प्रभाव डालना आसान हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.